गुड मॉर्निंग एवरीवन। यस, नाउ अगेन आई एम हियर फॉर टू यू। तो कैसे हैं मेरे प्यारे बच्चे? सभी लोग अच्छे हैं, बहुत अच्छी बात है ये। आप लोग ऐसे ही घर पे स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और अपने पढ़ाई को और अपनी लाइफ को एंजॉय करते रहिए। और जैसे कि हम लोग रोज़ रोज़ कुछ न कुछ नया सीख रहे हैं बेटा, तो आज भी हम लोग क्या करने वाले हैं, फिर से अपनी हिंदी की ऑनलाइन क्लास में एक नया विषय, एक नया पार्ट पढ़ने वाले हैं। तो जैसे कि आपको पता है कि हम लोग अभी अपना व्याकरण की पुस्तक में पढ़ रहे हैं, तो आज भी हम लोग अपने व्याकरण का ही पार्ट आगे बढ़ाएंगे। और जैसे कि आप लोग अपनी पेंसी का सेकंड वाला पुस्तक पढ़ रहे हैं और उसमें पेज नंबर जो है हमारा 149, कौन सा वाला पेज नंबर? पेज नंबर 149 ओपन कर लीजिए सभी, है ना। देखिए आपकी ये सुंदर सी जो बुक है, इसमें यहाँ पर आपको एक पाठ दिया है, अनुच्छेद लेखन। अनुच्छेद लेखन किसे कहते हैं? अनुच्छेद लेखन का क्या अर्थ होता है? अनुच्छेद लेखन कैसे किया जाता है, क्यों किया जाता है, ये आज हम इस पाठ में पढ़ेंगे। ठीक है बेटा। इसके पहले मैं आपको याद दिला दूं कि हमने अपने व्याकरण में ही जो उसके अलग अलग पार्ट्स थे, जो व्याकरण के नियम थे, उनको पढ़ा था। जैसे वर्ण विचार, वाक्य कैसे बनाते हैं। फिर हम लोग ने जाना था संज्ञा, सर्वनाम किसे कहते हैं, इनका प्रयोग कहाँ करते हैं। फिर हम लोगों ने वचन, विलोम, लिंग, विशेषण, क्रिया, अव्यय शब्द, विलोम शब्द, ऐसे छोटे छोटे जो व्याकरण के नियम थे और जो व्याकरणगत विषय थे उनके बारे में हमने पढ़ा। और धीरे धीरे क्या होता चला गया, हम भाषा में प्रवीण होते चले गए हैं। हमारी भाषा कैसी होती चली जा रही है, दिन पे दिन शुद्ध होती चली जा रही है। हमने एक चैप्टर जो था वो अशुद्ध शोधन का भी पढ़ा था कि किस तरह हम अपनी भाषा में प्रयोग किए जाने वाले वाक्यों या शब्दों को सही कर सकते हैं, कैसे उनको ठीक किया जाता है। और तब भी हमने आपको बताया था कि हमारा जो प्रैक्टिस होता है, जो हमारा अभ्यास होता है निरंतर, वो हमें किसी भी वस्तु में, किसी भी चीज़ में पारंगत कर देता है। उसी तरह यदि आप व्याकरणगत विषय और नियमों का निरंतर अभ्यास करते हैं तो धीरे धीरे आप अपनी भाषा में कैसे हो जाते हैं, बिल्कुल पक्के हो जाते हैं। आपका लेखन, आपका उच्चारण शुद्ध हो जाता है। तो अब चूंकि हम लोग लगभग व्याकरण का जो ज्ञान है वो लगभग में प्राप्त कर चुके हैं, तो आज हम लिख रहे हैं अनुच्छेद लेखन, है ना। इसके पहले हम लोगों ने मुहावरे भी पढ़े थे। इसके पहले फिर हम लोगों ने वन वर्ड आंसर, एक शब्द में उत्तर भी पढ़ा था। फिर उसके पहले हम लोगों ने कुछ पर्यायवाची शब्द पढ़े थे। चूँकि हमारे अनुच्छेद लेखन के लिए हमारे पास शब्द भंडार का पर्याप्त मात्रा में होना जरूरी होता है बेटा। अगर आपका व्याकरणगत शब्द भंडार है ना, आपका व्याकरणगत जो ज्ञान होता है उसको प्रयोग करने का, वो यदि पर्याप्त नहीं है तो आप अनुच्छेद लेखन, या जिसे कहते हैं ना बहुत अच्छा वाला अनुच्छेद लेखन नहीं कर सकते हैं। अनुच्छेद लेखन, लेखन मतलब लिखना, अनुच्छेद मतलब कि एक कुछ वाक्यों का समूह, जिसे आप लोग इंग्लिश में पैराग्राफ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पैराग्राफ राइटिंग। तो अनुच्छेद लेखन में क्या होता है, कुछ वाक्य लिखे जाते हैं और उनको एक ही जगह पर क्या कर दिया जाता है, एकत्रित कर दिया जाता है। फिर कुछ उसी विषय से संबंधित कुछ और वाक्य जो अपने आप में एक दूसरे से बहुत ज़्यादा जुड़े होते हैं, एक दूसरे से बहुत संबंधित होते हैं, उनको लिखा जाता है। तो आप अनुच्छेद 1, 2, 3 कितने भी लिख सकते हैं, यदि आपकी उस विषय पर कितनी पकड़ है इस पर डिपेंड करता है। यदि आपके पास जो आपको विषय दिया गया है उससे जुड़ा हुआ ज्ञान बहुत ज़्यादा है, जानकारी बहुत ज़्यादा है, तो आप उसके ऊपर 2-3 अनुच्छेद भी लिख सकते हैं। यदि आपके पास उस विषय से जुड़ा हुआ ज्ञान जो है वो सिस्टमैटिक है, आपको उसको सिस्टमैटिक बांटना आता है ना, तो आप उस पर निबंध लिख सकते हैं। लेकिन नॉर्मली यदि हमें किसी चीज़ का थोड़ा बहुत ज्ञान तो होता ही है ना,
तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, कम से कम एक अनुच्छेद, एक पैराग्राफ तो लिख ही सकते हैं। लेकिन उसके लिए भी जरूरी है कि हमें क्रिया का, है ना, और संज्ञा, सर्वनाम, जो भी व्याकरण के नियम हैं उनका ज्ञान होना चाहिए। तो आज चूंकि हम सब विषय का ज्ञान लेकर आगे बढ़ चुके हैं, तो हम अनुच्छेद लेखन करेंगे। किसी विषय पर अपने विचारों को जब एक ही अनुच्छेद में लिखा जाता है तो उसे अनुच्छेद कहते हैं, है ना। फिर बोलोगे मैम अनुच्छेद में लिखा जाता है तो अनुच्छेद कहते हैं। सरल भाषा में मैंने आपको कहा कि जब आप एक ही विषय से संबंधित कुछ 2-5 वाक्य एक साथ कंटिन्यूटी में लिख देते हैं, वो अनुच्छेद होता है ना। फिर जब आप उसी विषय से आगे बढ़ते हैं, उसी विषय में आगे बढ़कर फिर कुछ वाक्य लिख देते हैं, तो वो जो समूह हो जाता है आपका थोड़े से वाक्यों में अपनी बात को कहना। मान लीजिए आपको कहा गया आपके एक अनुच्छेद लिखो या एक अनुच्छेद कहिए, तो हम बस थोड़े से वाक्य बोलेंगे जो सारे उस विषय से जुड़े होते हैं। अनुच्छेद लिखना एक कला है, दिस इज द आर्ट, है ना। पैराग्राफ राइटिंग इज ऑल्सो अ आर्ट। जिस तरह किसी और कला में आपको हर चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है। मान लीजिए आप ड्राइंग, है ना, ड्राइंग इज अ आर्ट। ड्राइंग में आपको ध्यान रखना पड़ता है कौन सा कलर कहाँ पर यूज़ करना है, कितना यूज़ करना है, कितना हल्का शेड देना है, कितना डार्क शेड देना है, किस चीज़ का डिज़ाइन, मतलब उसका शेप कैसा होता है। एप्पल है तो उसका शेप कैसा होगा, स्टार है तो उसका शेप कैसा होगा, अगर मैंने ड्राई फ्रूट बनाए हैं तो उनका शेप कैसा होगा, यदि मैंने वेजिटेबल बनाई है तो उनका कलर कैसा होना चाहिए। ये सारा चीज़ आपको जब तक पता नहीं होगा आपकी ड्राइंग सुंदर कैसे बनेगी। उगते हुए सूरज की ड्राइंग यदि आपको बनाना है तो आपको एक बार तो भी उगते हुए सूरज को देखना होगा। उसी तरह यदि आप पहाड़ का चित्र बना रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि पहाड़ किस शेप में बनता है, पहाड़ में कौन सा रंग हम करेंगे, पहाड़ को किस तरह हम बिल्कुल ओरिजिनल दिखाएंगे। क्योंकि वो एक कला है तो उसमें हम बहुत बारीक बारीक चीज़ का ध्यान रखते हैं। उसी तरह अनुच्छेद लेखन भी एक कला है। अनुच्छेद लिखते समय आपको अपने जो भंडार होता है ना यहाँ पर भाषा का, उसमें से सबसे अच्छे वाले, सबसे इफ़ेक्टिव जो वर्ड्स होते हैं वो चूज़ करना होते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आपको एक चित्र दिया गया है बेटा, है ना। उस चित्र में देखिए एक बालक है ना। वो पूछ रहा है कि अनुच्छेद कैसे लिखें। अनुच्छेद लिखने से बच्चों में लेखन क्षमता विकसित होती है। मैम लिखना तो हमें आता है, लेकिन अगर आप अनुच्छेद लिखते हैं, है ना, तो उससे पता है क्या होता है। अनुच्छेद के लिए जब हमें कोई विषय दिया जाता है तो पहले तो हमारा दिमाग काम करना शुरू कर देता है। उससे जुड़ी हुई सारी जितनी भी जानकारी आपके पास आज तक है वो सब आप फटाफट इकट्ठा करने लगते हैं, अपने मेमोरी में से ढूंढने लग जाते हैं। यही करते हैं ना। मान लीजिए मैंने आपको बोला कि अपनी मम्मी के ऊपर अनुच्छेद लिख कर लाना, मेरी प्यारी मम्मी या मेरी माँ। तो माँ शब्द सुनते ही आपके दिमाग में अपनी मम्मी से जुड़े हुए जितने भी ख्याल होते हैं वो सब एक जगह इकट्ठा होने लग जाते हैं। होते हैं ना, और नहीं होते हैं तो आप उसको खींच खींच के अपने अंतर्मन में से, अपने अंतर चेतना में से ढूंढ ढूंढ के लाते हैं। मम्मी कैसी होती है, मम्मी ऐसी होती है, मम्मी क्या करती है, मम्मी कैसे करती है। सारे जितने भी सेंटेंस आपके दिमाग में आते हैं वो सब मम्मी से जुड़े हुए आप ढूंढते हैं। वो जितने भी भाव जो आपने कभी भी मम्मी को लेकर मन में सोचोगे वो सारे भाव आप रिकॉल करते हैं अपनी स्मृति में, है ना। क्यों? क्योंकि मम्मी कोई नॉर्मल तो है नहीं, माँ है, दुनिया की सबसे सुंदर कृति है भगवान की बनाई हुई। और मेरी माँ के बारे में तो मैं सबसे बेटर ही लिखूंगा, बेस्ट होना चाहिए मेरे वर्ड्स। तो हम क्या करते हैं, सब उनसे जुड़ी जितनी बातें होती है अपने दिमाग में घुमाने लग जाते हैं। फिर आपने उसके लिए वर्ड्स चूज करें, यानी आपके पास अच्छे शब्द भी हैं। आप उसको लिखने से पहले एक बार बोल के जरूर देखते हैं कि मैं लिखूंगा तो ये अच्छा लगेगा या नहीं।
है ना। मेरी मम्मी बहुत प्यारी है, मेरी मम्मी मुझे बहुत प्यार करती है, मेरी मम्मी रोज़ सुबह मुझे गले लगाती है। ऐसा मैं क्या लिखूँ अपनी मम्मी के बारे में जो दूसरों से डिफरेंट हो, क्योंकि मम्मी सबके पास है, पर मेरी मम्मी में क्या स्पेशलिटी है वो मुझे पता है, लेकिन वो दूसरों को दिखाने के लिए मुझे वर्ड भी स्पेशल वाले चूज करने पड़ेंगे। रात को सोते समय मम्मी मेरे सिर पर हाथ फेरती है, मेरी मम्मी मुझे रोज कहानी सुनाती है, मम्मी मेरे लिए बढ़िया बढ़िया खाना बनाती है, मम्मी को मेरी पसंद अच्छे से पता होती है। जब मैं रोती हूँ तो मम्मी मुझे गोद में ले लेती है। मेरी मम्मी मुझे पढ़ाई करवाती है, क्योंकि सबकी मम्मियाँ होती हैं लेकिन सब एक जैसी नहीं होती हैं। तो हमारे पास जो है स्पेशल, उसके लिए हम स्पेशल वर्ड्स यूज़ करते हैं। हम मनुष्य की आदत होती है बेटा, वो लिखने से पहले एक बार बोल के जरूर देखता है, एक बार मन में बोलता है और एक बार मुख से शब्दों के द्वारा बोल के देखता है कि अगर ये चीज़ सुनने में अच्छी लग रही है तो लिखने में भी और पढ़ने वाले को भी अच्छी ही लगेगी। तो आपके क्या होता है, उच्चारण भी अच्छे हो जाते हैं, और सबसे अच्छी बात आपकी जो लेखन क्षमता होती है, राइटिंग स्किल, वो इम्प्रूव हो जाती है। आप कोई सा शब्द सोच तो सकते हैं, बोल भी सकते हैं, लेकिन उसको बिल्कुल वैसा ही लिखना कहीं ना कहीं आपके अंदर सुंदर लेखन क्षमता का परिचायक होता है ना। लिखना आसान नहीं होता। मैंने तो बोल दिया मेरी मम्मी पाक कला में प्रवीण है, मैंने ये शब्द कहीं सुना था, स्पेशल वाले लोगों के लिए ये शब्द प्रयोग होता है, मेरी मम्मी ऐसी है। लेकिन प्रवीण लिखने के लिए मुझे पहले प्रवीण शब्द को लिखना भी सीखूंगा मैं। तो इस तरह क्या हुआ, मैंने हार्ड वर्ड्स लिखना सीख लिए, मेरी लेखन क्षमता क्या हो रही है, धीरे धीरे इम्प्रूव हो रही है। इसलिए कहा जाता है कि अनुच्छेद लेखन जो होता है वो हमारे माइंड को और हमारी राइटिंग को पूरी तरह से क्या कर देता है, विकसित करने में हेल्प करता है। वो हमारे पूरे शरीर को और दिमाग को क्या करता है, तेज कर देता है। आपके पास जो जो है वो सब अच्छा वाला लेकर आओ। तो अब यहाँ पर ये एक बच्चे ने हमसे पूछा कि मैम मैं कैसे लिखूं अनुच्छेद। अनुच्छेद लिखने के लिए देखिए क्या करते हैं। सबसे पहले तो कुछ पॉइंट्स हमें अपने माइंड में याद रखना चाहिए बेटा, है ना। कैसे, अगर मैं नॉर्मली आपसे कहूँ कि चलिए सभी बच्चे अपना नाम बताइए, सब बच्चे खड़े होते हैं, एक एक करके अपना नाम बता देते हैं। लेकिन अगर मैंने कहा चलो हाथी शब्द मैंने आपको दिया, अब इस हाथी के ऊपर सब लोग एक एक सेंटेंस बोलो, लेकिन कोई भी सेंटेंस रिपीट नहीं होना चाहिए। तब आप लोगों ने क्या किया था, सबने एक एक सेंटेंस बोला था, और जो व्यक्ति पहले बोल चुका है उसको सेंटेंस को आपने सुना। हो सकता है जब मैंने बोला तो आपने, बहुत सारे बच्चों ने एक जैसा सोचा था। जैसे मैंने कंडीशन लगाई कि सेम रिपीट नहीं करना है, तो आप पहले वाले का सुन लेते हो, फिर अरे ये तो मेरा सेंटेंस हो गया, अब इसको और किसी दूसरे में कन्वर्ट करूं, यानी उस विषय की कोई और दूसरी चीज मुझे बोलनी होगी। हाथी, ठीक है, हाथी का रंग काला होता है। एक ने कहा हाथी के 4 पैर होते हैं, एक ने कहा हाथी की एक छोटी पूंछ होती है, एक ने कहा हाथी की लंबी सूंड होती है, एक ने कहा हाथी जंगल में रहता है। ये सेंटेंस अब रिपीट नहीं हो सकते। अगले ने क्या बोला, हाथी में बहुत ताकत होती है। फिर किसी ने कहा कि हाथी का लंबे दांत होते हैं, ठीक है। फिर किसी ने कहा हाथी को पानी में खेलना पसंद होता है। अब हाथी के बारे में बहुत कुछ हो चुका है, अब अगला व्यक्ति क्या बोलेगा, फिर वो सोचता है हाथी गन्ना खाता है, फिर हाथी को पेड़ की पत्तियां भी बहुत पसंद होती हैं, चलो ये भी हो गया। अब हाथी हमारे देश में बहुत कम पाए जाते हैं, फिर वो भी हो गया, उनकी संख्या भी हो गई। हाथी झुंड में रहते हैं। अब यदि इसके बाद और बच्चे बच्चे हैं तो वो क्या करेंगे, वो लोग हाथी से जुड़ी और दूसरी जो भी जानकारी है, जो भी फैक्ट है, वो अपने माइंड में से ढूंढेंगे, कहीं जो दब गए होते ना वहां से उसको बाहर निकालते हैं। तो अनुच्छेद में भी हमें क्या करना है, बस उस विषय को बार बार अपने माइंड में रिवाइंड करना है, उससे जुड़ा हुआ कभी भी हमने कहीं कुछ सुना है, कहीं पढ़ा है, कहीं लिखा हुआ देखा है, कुछ महसूस किया है, वो सब हम इकट्ठा करके अपने उस अनुच्छेद में लिख सकते हैं। सबसे पहले तो हमें दिए गए विषय पर विचार करना चाहिए।
क्या करना चाहिए हमें? जो विषय हमें दिया गया है हमें सबसे पहले उसके ऊपर विचार करना चाहिए। मैंने अभी बोला ना, आपको जो टॉपिक दिया गया है, जो सब्जेक्ट दिया गया है, आपको उसको क्या करना है? बार बार बोल के देखो, ये शब्द मैंने कहाँ सुना है, कहाँ पढ़ा है, कहाँ देखा है, इससे जुड़ा हुआ मुझे क्या क्या पता है। उसके ऊपर अच्छे से पहले 10 मिनट तक सोचो। फिर माइंड में सब कुछ क्लियर हो गया। सेकेंड पॉइंट, अनुच्छेद लेखन के समय क्या करना चाहिए? हमारे वाक्य छोटे और स्पष्ट अर्थ वाले होना चाहिए। छोटे मतलब बहुत बड़े बड़े नहीं होना चाहिए, छोटे छोटे सेंटेंस होने चाहिए। 5-6 शब्द का एक सेंटेंस, 4-5 शब्द का एक सेंटेंस। क्यों? आप जितना छोटा, चूंकि अपने उम्र के अनुसार आपका ज्ञान उतना ही है, तो आपको शब्दों की कमी हो सकती है, तो आप अपना सेंटेंस भी छोटा ही रखिए। उससे क्या होता है? लिखने में आसानी होती है। और स्पष्ट अर्थ वाला, आप जो भी लिख रहे हैं उसका अर्थ बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। उसमें कोई ऐसा डाउट नहीं होना चाहिए कि उसको पढ़ने वाला कंफ्यूज हो, है ना? वरना कई बार हम बोलते कुछ है, लिखते समय हमें सही शब्द नहीं मिलते और सामने वाला उसको पढ़कर उसका कुछ और मीनिंग निकाल लेता है। ठीक है? तो गाय के 4 पैर होते हैं, 2 सींग होते हैं, 2 आंखें होती हैं, 2 कान होते हैं, 4 थन होते हैं, 1 लंबी पूंछ होती है। क्लियर लिखिए। ठीक है? विचारों को क्रम से लिखें। क्रम मतलब सीरियल वाइज। आपको जो टॉपिक मिला है, अगर कोई वस्तु है, व्यक्ति है, तो आप पहले उसकी संरचना के बारे में लिखिए, फिर उसके नाम से जुड़ी हुई चीज़ लिखिए, फिर उसका यूज़ लिखिए, फिर उससे यदि कोई नुकसान है तो वो लिखिए, उसकी जो क्वालिटीज़ है वो लिखिए। आप एक एक करके उसको सीरियल से, सिंपली मान लीजिए मैंने कहा चलिए अपने बारे में एक अनुच्छेद लिखिए, अपने बारे में एक अनुच्छेद लिखिए, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले आप अपना नाम लिखेंगे या कहेंगे चलो अपने बारे में बताओ। ओरली अनुच्छेद है ना, अपने बारे में बताओ। तो कहाँ से? मेरा नाम अनुज गुप्ता है। ठीक है। उसके बाद आपकी एज, मैं 8 साल का हूँ। चलो ठीक है। मेरे मम्मी पापा का नाम ये है। फिर कहाँ रहते हैं? मैं रविन्द्र नगर में रहता हूँ। फिर मैं अगर पढ़ते, मैं क्लास 4th में पढ़ता हूँ। ठीक है। और बताइए आपके बारे में। फिर आप फैमिली के ऊपर आ जाते हैं। मेरे घर में 4 लोग हैं, मम्मी पापा और मेरी सिस्टर, है ना। फिर और बताइए। फिर और आप अपने पर्सनली पे आ जाते हैं, है ना। मुझे खाने में ये पसंद है, मुझे खेलने में ये पसंद है, मुझे ये फेवरेट कलर है, ये मेरा फेवरेट ड्रेस है। फिर ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है। फिर और पसंद, मुझे ये पढ़ना पसंद है। धीरे धीरे आप सीरियल से आगे बढ़ते हैं। आपके बारे में तो सबसे पहले आपका नाम आता है, आपने वही बोला ना सबसे पहले। फिर आती है आपकी एज, तो आपने अपनी एज बताई। ऐसे ही जब भी आपको कोई टॉपिक मिले तो उसमें आप जो भी सेंटेंस लिखे बेटा, वो धीरे धीरे उसके ही बारे में होने चाहिए, लेकिन जो उसके बारे में सबसे इम्पोर्टेंट है वो शब्द या वाक्य सबसे पहले होना चाहिए। ठीक है। फिर सबसे इम्पोर्टेंट चीज, हमारे अनुच्छेद के सभी वाक्य, ऑल सेंटेंसेस एक दूसरे से संबंधित होने चाहिए। संबंधित मतलब एक दूसरे से जुड़े होना चाहिए। ये नहीं कि पूछा मैंने गाय का है और आप लिख रहे हैं बैल का, यहाँ पर मैंने हाथी का पूछा और वहां पर आप शेर का लिख रहे हैं। माना कि शेर के भी 4 पैर होते हैं और हाथी के भी 4 पैर होते हैं। शेर और हाथी में अंतर है ना। अगर मैं हाथी का विषय दिया तो आप हाथी के बारे में लिखो। जंगल में रहता है, दोनों जंगल में रहते हैं, लेकिन जंगल में दोनों के रहने के तरीके अलग होते हैं। शेर आकार में छोटा होता है, हाथी आकार में बड़ा होता है, लेकिन ताकत में हाथी और शेर की बराबरी आप नहीं कर सकते। शेर जंगल का राजा है, हाथी जंगल का राजा नहीं कहलाता है। हाथी में बहुत ज्यादा ताकत,
मगर शेर उसको भी कभी कभी क्या कर देता है, पराजित कर देता है। इतना बड़ा शरीर तो है लेकिन वो क्या करता है, उतना फुर्तीला नहीं है जितना फुर्तीला शेर होता है ना। तो आपको अपना जो भी विषय दिया गया है आपको उससे हटना नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये तो हमने आपको बताया वो पॉइंट्स बेटा जो कि हमारे अनुच्छेद को लिखते समय हमें ध्यान रखना चाहिए। हम यहाँ पर आपको कुछ अनुच्छेद दिए गए हैं, इसमें से एक अनुच्छेद लिख रहे हैं। जैसे आपको पुस्तकालय भी दिया है, मेरा प्रिय खेल भी दिया है, टेलीविज़न भी दिया है, दूरदर्शन भी दिया है, ताजमहल भी दिया है। तो हम आपको ये चीज़ थोड़ी सी एक्सप्लेन कर देते हैं। जैसे पुस्तकालय, पुस्तकालय यानी कि लाइब्रेरी, आपके स्कूल में है ना बड़ी सी लाइब्रेरी, आप लोग को सबसे अच्छा लगता है वहाँ बैठ के पढ़ना। हाँ, तो आज हम उसके बारे में, हमारे विद्यालय में एक पुस्तकालय है, वहाँ बहुत सारे छात्र बैठे रहते हैं और शांति से पुस्तक पढ़ते रहते हैं। कुछ छात्र अपनी रुचि की पुस्तक ढूंढकर पढ़ते हैं। ऐसे ही होता है ना आपकी लाइब्रेरी में भी। इस कार्य में हमारी अध्यापिका भी छात्रों की सहायता कर देती है। लाइब्रेरी में जाने के बाद लाइब्रेरी के अंदर लाइब्रेरी को देखकर आपके मन में क्या क्या शब्द, क्या क्या सेंटेंस आए वो आपने लिखा। सबसे पहले पुस्तकालय, हमारे विद्यालय में पुस्तकालय, क्योंकि घर में तो नहीं है ना। वहाँ पर बहुत सारे छात्र बैठते हैं और शांति से पुस्तक पढ़ते हैं। क्लास में तो एक बार शोर कर भी लेते हैं, घर पे शोर कर भी लेते हैं, लेकिन पुस्तक पढ़ने का सही मज़ा तो लाइब्रेरी में ही आता है। अभी आप लोग घर में है ना, पुस्तक पढ़ते होंगे, लेकिन कोर्स के अलावा और कोई दूसरी पुस्तक नहीं पढ़ते होंगे, क्योंकि वो तो अवेलेबल भी नहीं है और बाहर खरीदने में हमारी कोई रुचि नहीं है। मन होता भी होगा लेकिन हम नहीं कहेंगे, वरना मम्मी बहुत सारी पुस्तकें ला देगी और दिन भर पढ़वाया करेगी, तो हम बोलते ही नहीं है। मगर लाइब्रेरी में जैसे आप आते ना, ये वाली पुस्तक, वाली मैम ये वाली पढ़ लूँ, वो वाली पढ़ लूँ, सबको देखकर आपका मन होता है। नहीं भी पढ़ना, कोर्स की पढ़ना नहीं, लेकिन वो वाली पुस्तकें पढ़ना आपको पसंद होता है ना ऐसा। और जिन छात्रों को पुस्तक लेनी या देनी होती है वो लोग लाइन में खड़े होते हैं। याद है, खुड़े सर के पास खड़े होकर अपने बुक का नाम लिखवाते हैं आप लोग। पुस्तकालय के अध्यापिका कंप्यूटर में उनके नाम लिखकर उन्हें पुस्तक दे देती है। ये सारे फंक्शन जो लाइब्रेरी में होते हैं या पुस्तकालय में होते हैं वो हम लोगों ने यहाँ पर लिख दिए हैं, है ना। एक दिया है मेरा प्रिय खेल। मान लीजिए सभी बच्चों को सभी बच्चों को कोई ना कोई खेल अवश्य पसंद होता है। यहाँ मैं अपने खेल की बात कर रही हूँ, मेरा फेवरेट गेम। ओके, उत्तम स्वास्थ्य के लिए खेलकूद आवश्यक है, बहुत सीधी सी बात है। भारत में क्रिकेट, कबड्डी, फुटबॉल, टेनिस, शतरंज जैसे अनेक खेल खेले जाते हैं, बट क्रिकेट मेरा प्रिय खेल है। आप में से बहुत सौ का होगा। इस खेल का प्रारंभ इंग्लैंड देश में हुआ था, इंडिया में नहीं। धीरे धीरे इस खेल का विकास कई देशों में हुआ। आज भारत, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, दक्षिण अफ्रीका, श्रीलंका आदि प्रमुख देशों में यह खेल बहुत लोकप्रिय है। चूंकि मेरी जानकारी इतनी है, आप इसमें और भी ऐड कर सकते हैं। जैसे देखिए क्रिकेट के बारे में, है ना, क्रिकेट में 2 टीम होती है। क्रिकेट मेरा फेवरेट है तो दूसरों को थोड़ा बहुत मुझे बताना तो पड़ेगा। प्रत्येक टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं, 11 प्लेयर्स होते हैं ना ईच टीम। ओके, जब एक टीम बल्लेबाजी करती है तो दूसरी टीम गेंदबाजी करती है, और हर 4 वर्ष के बाद विश्व कप, वर्ल्ड कप का आयोजन होता है। 2011 में यह विश्व कप भारत की टीम ने जीता था, है ना। सचिन तेंदुलकर, धोनी, युवराज हमारे प्रमुख क्रिकेट खिलाड़ी हैं और हमें क्रिकेट खेलना और देखना अच्छा लगता है। इससे ज़्यादा अभी मैं नहीं बता सकती हूँ, क्योंकि क्रिकेट के बारे में थोड़ी जानकारी मेरी कम है। फिर भी लेकिन आपकी है, आप एक और अनुच्छेद इसी के ऊपर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ही दूरदर्शन यानी कि आपका वो टीवी। ओके, फिर ताजमहल, जिन बच्चों ने ताजमहल देखा होगा वो ताजमहल के बारे में लिख सकते हैं। चूंकि मैंने अभी ताजमहल नहीं देखा है, लेकिन यहाँ पर एक बच्चा है जिसने ताजमहल देखा हुआ है और वो यहाँ पर उसके बारे में
लिख रहा है। ताजमहल अपनी सुंदरता के लिए संपूर्ण विश्व में प्रसिद्ध है। यस, यह विश्व के 7 आश्चर्यों में से एक है। ताजमहल को देखने के लिए असंख्य लोग आते हैं। असंख्य मतलब कंटिन्यू पर्यटक आते ही रहते हैं। ये ताजमहल के, आप याद रखिए, जब हम किसी पे अनुच्छेद लिखते हैं ना, तो उस अनुच्छेद के जितने भी सेंटेंस होते हैं उसमें वो टॉपिक होता ही है, वो उससे रिलेटेड ही होता है। ताजमहल सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। ताजमहल विश्व के 7 आश्चर्यों में से एक है। ताजमहल को देखने बहुत सारे लोग आते हैं। ताजमहल यमुना तट पर स्थित है। ताजमहल को बादशाह शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज महल की याद में बनाया था। आखिर इतना सुंदर ताजमहल क्यों बनवाया गया, किसने बनवाया, किसके लिए बनवाया, ये तो याद रखना पड़ेगा हमें। फिर मुमताज के नाम पर ही इसका नाम ताजमहल पड़ा। इस ताजमहल को बनाने के लगभग 20,000 मजदूरों ने 22 वर्षों तक लगातार काम किया। जितना सुंदर ताजमहल आपको दिखाई देता है ना बेटा, वो ऐसे ही नहीं बन गया है ना। तो इसके चारों कोनों पर 4 मीनार हैं और चांदनी रात में तो इसकी शोभा देखने लायक होती है बेटा। ताजमहल में ही शाहजहां, जिन्होंने उसको बनवाया है, और मुमताज, जिनके लिए बनवाया, उनकी कब्रें बनी हुई है। शाहजहां ने कहा था कि अपनी पत्नी के मरने के बाद उन्होंने वो ताजमहल बनवाया और लिख कर गए कि जब मेरी मृत्यु हो जाए तो मेरी जो शव है उसको भी बिल्कुल क्या किया जाए, मेरी कब्र को मुमताज की कब्र के पास में ही रखा जाए और बनाया जाए। ताजमहल के भीतर अनेक प्रकार के फूल इसकी सुंदरता में 4 चांद लगाते हैं। मैम, आसमान में तो एक ही चांद है, फिर ये 4 चांद कहाँ से लगाते हैं? आप भूल गए, हमने इसके पहले मुहावरे पढ़े थे। 4 चांद लगाना मतलब उसकी सुंदरता को बढ़ाना। अगर एक चांद इतना सुंदर है, अगर उतनी ही सुंदरता कई गुनी हो जाए तो ऐसा कहा जाता है कि 4 चांद लगना या लगाना। ताजमहल का भव्य सौंदर्य सभी का मन मोह लेता है, ये भी सही बात है। तो हमने कुछ अनुच्छेद पढ़े और हमने ये देखा कि किस तरह हमने जो मुख्य बिंदु पढ़े थे अनुच्छेद लेखन के लिए जरूरी वाले, वो उनके अंदर कैसे उन्होंने यूज किए हैं। बाकी छोटे थे, ताजमहल की सुंदरता बहुत है, ताजमहल के अंदर बहुत सारे फूल लगे हुए हैं, स्पष्ट है। विचारों को क्रम से रखा गया है। पहले ताजमहल की प्रसिद्धि लिखी गई, उसकी स्पेशलिटी लिखी गई, फिर ताजमहल कहाँ पर है ये लिखा गया, किसने बनवाया ये लिखा गया, फिर कैसे बना ये बताया गया, फिर ये बताया कि उसमें और क्या क्या है जो पास से देखने लायक है। ये सब कुछ एक सीरियल में है ना। तो ये पॉइंट भी यहाँ पर सही है और सभी वाक्य एक दूसरे से जुड़े हुए भी हैं। कहीं पर भी उस विषय में से, अनुच्छेद में से वो जो ताजमहल वाला विषय है वो गायब नहीं हुआ है। तो ऐसे ही जब हम लोग अनुच्छेद लिखेंगे, है ना, देखिए आपको भी यहाँ अनुच्छेद लेखन के लिए मेरा घर, मेरा जन्मदिन और पीछे मेरा प्रिय मित्र और मेरा विद्यालय, 4 विषय दिए गए हैं बेटा। आपको इन चारों विषय पर अनुच्छेद लिखना है, लेकिन क्योंकि मैम हमें तो नहीं आता है, नो प्रॉब्लम, ओके। हम इन अनुच्छेद का लेखन अपने अगले वाले लेक्चर में करेंगे, लेकिन इनमें 4 विषयों में से कम 2 विषय पर आप अनुच्छेद लिखेंगे, है ना, और मुझे सेंड करेंगे। और यदि 2 पर लिखे तो कम से कम किसी एक विषय पर अवश्य लिखें। जैसे मेरा घर, आप अपने घर के बारे में तो लिख सकते हैं ना, 5-7 लाइनें, कोई डिफिकल्ट नहीं है। कहाँ बना है, कैसा बना है, उसमें क्या क्या स्पेशलिटी है, किस जगह पर है, वो आप लिख सकते हैं। या नॉर्मली मेरा जन्मदिन, अपने बर्थडे के बारे में तो कोई भी लिख सकता है। तो हम आपके इस कार्य का वेट करेंगे और अगली बार आप लोग अपनी पेंसिल लेकर तैयार रहिएगा अपनी पुस्तक में अनुच्छेद लेखन के लिए। तो आज हम अपनी ऑनलाइन क्लास यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलेंगे इसी कार्य के साथ। तब तक घर पे रहिएगा बेटा और अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय।